अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। खबरों को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बर वक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। आज हजरत शहीद टीपू सुल्तान की पैदाइश का दिन है, जिसकी मुनासबत से मुल्क में खासकर रियासत कर्नाटक में उनकी याद में टीपू जयंती का एहतमाम किया गया। इस मौके पर गूगल की तरफ से एक बायस्ड साजिश ये देखने को मिली, जिसमें हजरत शहीद टीपू सुल्तान के पैदाइश की दिन की तारीख को गलत लिखा देखा गया। कुछ में 1 दिसंबर और बाज़ में 20 नवंबर को सही बताया गया, लेकिन ये भी गलत है। सही तारीख 10 नवंबर ही है, जिस दिन टीपू सुल्तान देवनहल्ली में पैदा हुए, जो मौजूदा दौर में बेंगलुरु अर्बन का इलाका बेंगलुरु शहर से तकरीबन 33 किलोमीटर नॉर्थ में है और आज जहां बेंगलुरु एयरपोर्ट मौजूद है। बताना पड़ेगा कि ये कोई अनजाने में की जाने वाली गलती नहीं है, बल्कि हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ करने की एक साजिश है। कर्नाटक में रियासती सरकार की जानिब से जिस रद्द-ए-अमल और अनारकी का मुजाहरा किया गया, उसने तो इंटरनेशनल मीडिया की नजर में मुल्क की अदम रवादारी की फिजा को सवाल के कटहरे में ला खड़ा कर दिया है। कर्नाटक के मंगलुरु जिला की एक अदालत ने मलाली मस्जिद तनाज़ुए केस की समाअत की। मलाली मस्जिद तनाज़ुए के ताल्लुक से वाराणसी की ज्ञान व्यापी मामले की तरह सर्वे करवाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने अदालत में जो अर्जी दाखिल की थी, उसे 3rd एडिशनल सिविल कोर्ट ने मंजूर कर लिया और मस्जिद कमेटी की तरफ से इस अर्जी को नामंजूर करने और मस्जिद की तामीर नौ पर लगे हुए स्टे को खत्म करने की जो दरखास्त दी गई थी, उसे मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत में यह दलील दी गई थी कि मस्जिद के अंदर मंदिर नुमा ढांचा तब मिला जब इस साल अप्रैल में मलाली मंगलूर में सैयद अब्दुल्ला मदनी मस्जिद की रीइनोवेशन का काम जारी था। केरला कैबिनेट ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को रियासत की यूनिवर्सिटियों के चांसलर के ओहदे से हटाने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है। कन्नूर यूनिवर्सिटी में वजीर आला विजयन के पर्सनल सेक्रेटरी के रागेश की अहलिया प्रिया वर्गीस की तकरूरी पर एतराज जाहिर करते हुए दोनों लीडरान के दरमियान काफी वक्त से तनाज़ुआ चल रहा है। केरला हाईकोर्ट ने भी मामले की पूरी जांच होने तक तकरूरी पर रोक लगा दी है। ऑर्डिनेंस लाने का काबीना का फैसला उसी तनाज़ुए के बाद सामने आया है, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने CAA के जरिए मुल्क की तकसीम से मुतासरा हिंदू और सिख खानदानों को शहरियत देने की राह हमवार करने की कोशिश की है। उनके इस बयान को अपोजिशन ने तफरका अंगेज और इंतखाबी फायदे के लिए दिया गया बयान करार देते हुए उनकी मजम्मत की है। मोदी ने कहा कि कुछ अरसा पहले अफगानिस्तान में हालात कैसे खराब हो गए थे, हमने वहां से हिंदू सिख खानदानों को वापस लाने के लिए एक मुहिम चलाई थी। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग में अब 2 दिन से भी कम वक्त रह गया है और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें पूरी तरह तैयार हैं। रियासत में पुरअमन पोलिंग के इनेकाद के लिए मरकज की तरफ से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 67 कंपनियां तैनात की गई हैं और उनमें तकरीबन 6700 जवान और CRPF की 15 कंपनियां भी शामिल की गई हैं। हिमाचल से मुतसिल दीगर रियासतों की सरहदों पर हिमाचल पुलिस के अलावा चौकसी रखने के लिए सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार तैनात किए जाएंगे। पोलिंग के बाद EVM मशीनों को भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की निगरानी में रखा जाएगा। बीजेपी ने आज गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। वजीर आला भूपेंद्र पटेल खाटलोडिया सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में नामों की मंजूरी दी गई। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और दीगर अराकीन मौजूद थे। पार्टी की पहली फहरिस्त जारी होने से पहले साबिक वजीर आला विजय रूपानी और साबिक नायब वजीर आला नितिन पटेल ने इलेक्शन न लड़ने का ऐलान किया है। 182 रुकनी गुजरात असेंबली के इंतखाबात 1 और 5 दिसंबर को 2 मरहलों में होंगे और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। बिहार के साबिक वजीर आला और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सिंगापुर में गुर्दे का ऑपरेशन होगा। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य लालू को गुर्दा डोनेट करेंगी। लालू यादव इस वक्त दिल्ली में हैं और जल्द ही सिंगापुर रवाना होने वाले हैं। उनकी गुर्दे का ट्रांसप्लांट इसी महीने किया जाएगा। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बड़ी कार्रवाई की है।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में औरोबिंदो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर शरत रेड्डी समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी है। फिलहाल ईडी की टीम दोनों मुल्जिमान से पूछगछ कर रही है। रेड्डी ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की हुई है। ईडी ने अब तक दिल्ली के शराब पॉलिसी घोटाला मामले में कई जगहों पर छापे मारे हैं। इससे पहले सितंबर में ईडी ने इंडो स्पिरिट नामी शराब बनाने वाली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर महेंद्रो को भी गिरफ्तार किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों के सिलसिले में तफसीली हलफनामा दाखिल करने के लिए इजाफी वक्त तलब किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस पी.आर. गोई, जस्टिस ए बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामानी की दरखास्त पर मामले की समाअत फिलहाल मुलतवी कर दी, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर तफसीली हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में तफसीली हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगते हुए साबिका हिदायत पर ऐसा न करने पर बेंच से माफी मांगी। मोदी हुकूमत इस्लाम या मसीहियत अपनाने पर रिजर्वेशन के खिलाफ है। मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दलील दी कि इस्लाम और ईसाइयत में ऊंच नीच नहीं है, लिहाजा दलित हिंदू मजहब तब्दील करने के बाद रिजर्वेशन का आईनी हक खो देता है, जबकि कई तंजीमों ने इस दलील को बेबुनियाद बताया है। भारत में रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा सियासी, समाजी और इक्तिसादी मसला है। भारतीय आइन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ मजहबी तबकात से ताल्लुक रखने वालों के लिए तालीम और मुलाजमत में रिजर्वेशन की अलग अलग फीसद तय है, लेकिन इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है कि क्या अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए अगर कोई दलित हिंदू, जिसे शेड्यूल कास्ट भी कहा जाता है, अपना मजहब तब्दील करके इस्लाम या मसीहत कबूल कर लेता है, तब भी वो रिजर्वेशन का हकदार रहेगा या नहीं। सेंट्रल कैबिनेट ने हिंदुस्तान में टेलीविजन चैनलों को अपलिंक और डाउनलिंक करने के रेगुलेशन 2022 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत चैनल्स पर नेशन और पब्लिक इंटरेस्ट में प्रोग्राम्स दिखाना लाजमी हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई हिदायत के तहत अवामी और कौमी मफाद से मुताल्लिक प्रोग्रामों को टेलीकास्ट करने के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट का वक्त देना होगा। इस तरह का मवाद बनाने के लिए चैनल्स को 8 थीम्स दिए गए हैं। हुकूमत के मुताबिक इस इक़दाम के पीछे दलील यह है कि एयर वेव्स अवामी मिल्कियत हैं और उन्हें मुआशरे के बेहतरीन मफाद में इस्तेमाल करने की जरूरत है। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।